हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट किया है टीवाई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी यानी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखे कि कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी जब टू और मोर देन टू कंट्रीज़ जब एक एग्रीमेंट साइन करते हैं तो किस तरह से उनका एम और ऑब्जेक्ट होता है टू ब्रिंग द मोर एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर देयर कंट्री। और उसके साथ साथ दे विल ट्राई टू सेट सम रूल्स एंड रेगुलेशन ताकि उनका जो वर्ल्ड ट्रेड है वो ज़्यादा उनका बढ़े और उनकी इकोनॉमी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले ना। उसके बाद हमने देखा कि ये जो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी है वो जनरली दो टाइप की होती है, यानी क्लासीफाई होती है टू कैटेगरी में। ये कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी आइदर होती है फ्री ट्रेड पॉलिसी, जिसके प्रॉज एंड कॉन्स हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर दिया। आज हम देखेंगे कि हर कंट्री फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ को प्रैक्टिकली जनरली हम देखते हैं फॉलो नहीं करती, क्योंकि सम रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी देयर टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके लिए जनरली दे विल फॉलो द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी यानी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। अब इस प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, कोई भी नाम से हम बुला सकते हैं, इस पॉलिसी को आज हम डिस्कस करेंगे विथ द आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ इट in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, तो हमने देखा कि एडम स्मिथ ने तो एडवोकेट किया कि देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ टैरिफ और एनी रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इससे वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकोनॉमिक कंडीशंस और स्ट्रांग होगी और वर्ल्ड के जो रिलेशंस होंगे वो और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं, अगर हद से ज़्यादा इम्पोर्ट हो गया हमारे इकोनॉमी में तो वी जनरली ऑब्जर्व कि हमारा BOP जो है वो डेफिसिट हो जाता है। प्लस सम टाइम अगर हम कुछ रेमेडियल मेजर्स फॉलो नहीं करते हैं तो फॉरेन फर्म्स के साथ हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं या इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं दे कैन नॉट फेस द कंपटीशन, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एट इनिशियल लेवल, तो सम टाइम इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट देम। तो ये सब चीज़ें हमने देखी फ्री ट्रेड की वजह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे उनको भी एक सेफ़ और प्रोटेक्टेड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे। तो आज हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो इस तरह के पॉलिसी को भी फेवर करते हैं, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि हाँ कि फ्री ट्रेड एक जो पॉलिसी है वो उनकी इकोनॉमी को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, उनका BOP जो है वो थोड़ा डेफिसिट जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इशू हो रहे हैं, तो दे विल ट्राई टू फॉलो सम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी या प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, एनी वे यू कैन कॉल इट। तो ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है जो जनरली मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी पहले प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी क्या है, पहले उसके बारे में हम लिखेंगे। तो ये एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जो रिस्ट्रिक्ट करती है इम्पोर्ट को कम करने की कोशिश करती है फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, यानी जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उन पे टैरिफ को लेवी किया जाता है। जब टैरिफ को लेवी किया जाएगा तो प्राइस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इसके लिए क्या इफेक्ट होगा, इंपोर्ट बिकम कॉस्टलियर और एक्सपोर्ट विल बिकम चीपर। तो धीरे धीरे जो इंपोर्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और इससे हमारा BOP करेक्ट होने लगेगा, यानी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है फिक्सिंग द इम्पोर्ट कोटा। कभी कभी सम टाइम गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट का कोटा भी फिक्स कर देती है, बियॉन्ड दैट लिमिट इम्पोर्ट इज़ नॉट अलाउड बाय द अथॉरिटीज़। देन एक्सपोर्ट का कोटा, ये भी एक वॉलंटरी जो है वो एक्सपोर्ट का कोटा वो ऐसे भी फिक्स किया जाता है, या सम टाइम गवर्नमेंट आल्सो फिक्स द एक्सपोर्ट का कोटा। इससे क्या होगा, जो दूसरे बिजनेसमैन हैं उनको भी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। नहीं तो कुछ सिलेक्टेड जो बिग जेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ओनली दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट, और उसके अलावा अदर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ये सब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिस्ट्रिक्ट करता है इम्पोर्ट, जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। हम टैरिफ डाल देते हैं, यानी
कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो इम्पोज कर देते हैं, तो इससे हमारा जो इम्पोर्ट है वो कॉस्टली हो जाता है, यानी इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और फिर उसका दूसरा हम लोग रेमेडियल मेजर ये निकाल देते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं सेम मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद इन आवर ओन कंट्री। हम अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस करेंगे, यानी इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन, नॉट ओनली इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लेकिन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये भी एक मेन एम और ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। देन फिक्सिंग द इम्पोर्ट का कोटाज और एक्सपोर्ट का कोटाज और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस डाली जाती हैं। नाउ जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं तो ये क्या है? जनरली इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है, ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये एक पॉलिसी है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्पेशली हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन है या हमारे देश के बिजनेसमैन हैं, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन। हमें अपने बिजनेसमैन को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ये मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का। क्योंकि फ्री ट्रेड की वजह से हम सम टाइम ये देखते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर एडवर्सली अफेक्टेड, तो सम टाइम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनको पूरा से पूरा जो है हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के भी प्रॉज और कॉन्स आज हम डिस्कस करेंगे, यानी आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, यानी कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वो फेवरेबल है। अब जैसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी प्रोटेक्शन पॉलिसी इज़ टू मेक आवर इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि हर प्रोटेक्शन पॉलिसी का मेन एम ये रहता है, फोकस ये रहता है इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट का प्रमोशन। इससे हमारी इकोनॉमी क्या बनेगी? सेल्फ सफिशिएंट। इससे हमारी इकोनॉमी क्या बनेगी? सेल्फ रिलायंट बनेगी। क्योंकि जब इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा बाय इम्पोजिंग द टैरिफ ऑन वेरियस इंपोर्टेड गुड्स, तो हमने क्या कहा? इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट कोशिश करती है टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विद इन आवर ओन कंट्री, तो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन भी हुआ। तो वही चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, नाउ द सेम गुड्स जो हैं वो भी एट चीपर रेट अवेलेबल है विद इन आवर ओन इकोनॉमी। तो इससे क्या हो जाता है? ऑन वन साइड हमने देखा इंपोर्ट रिड्यूस हो गया और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एक बैकअप मिला, एक सपोर्ट मिला। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ये भी इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ये भी हमारा सबसे आर्ग्यूमेंट फेवर जाता है, क्योंकि जब हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, यानी इंपोर्ट को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, ओके, हमने इंपोर्ट कम किया। अब जब हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से इंपोर्ट रिड्यूस हुआ, लेकिन इससे प्रमोट होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वही चीज़ें अब हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगी। तो बट नेचुरल जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो डाइवर्ट हुआ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में। नाउ द सेम गुड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। बिसाइड विथ दैट हम जो खर्चा पहले इंपोर्ट पे कर रहे थे, अब वही खर्चा होगा ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी डिमांड भी बढ़ा बच्चों। जब डिमांड बढ़ा प्लस हम इंपोर्ट बाहर से नहीं कर रहे हैं, यानी हमारे इंडियन इकोनॉमिक जो गुड्स है, अपने कंट्री के जो गुड्स हैं उनको परचेज करेंगे, तो ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी। अब जब डिमांड बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो बट नेचुरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी ओवरऑल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो हमारे इकोनॉमी में सेकंड बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी कि इन आवर इकोनॉमी देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी जनरेटेड, क्योंकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है उनकी जो गुड्स है उनको हम हाईली डिमांड कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। क्लियर बच्चों? थर्ड है, हम देखते हैं जो थर्ड वन है, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? न्यू। जो हमारी न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आप लिखोगे वर्ड इन्फेंट इंडस्ट्री। अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो रहती हैं ये जनरली हमारे न्यू इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जनरली
इनिशियल स्टेज पे दे आर नॉट एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन विथ फॉरेन फर्म्स। क्यों? अब फॉरेन फर्म्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड फर्म है, दे आर एंजॉइंग द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उनके रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और इसकी वजह से उनका लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब उनकी लो कॉस्ट और वो भी फॉरेन गुड्स के सामने जो इनिशियल हमारे इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इनिशियल लेवल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इनिशियल लेवल पे इन इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट ज़्यादा और उनके सामने इम्पोर्टेड गुड्स की कॉस्ट कम, तो कंज्यूमर किसको पसंद करेगा? फॉरेन गुड्स को। तो इसकी वजह से हमारे जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर गेटिंग अफेक्टेड, वो अफेक्टेड होती है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सम टाइम हमारे इकोनॉमिस्ट प्रेफर करते हैं कि देयर मस्ट बी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी सो दैट वी कैन ट्राई टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट इंडस्ट्री। हम अपने इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को यानी न्यू इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फोर्थ, टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये तो हमारा मेन एम है, क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करने के पीछे मेन एम ये होता है टू करेक्ट आवर बीओपी पोजीशन। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट जो है उसके ऊपर टैरिफ लेवी किया जाता है, टैरिफ डाल दिया, ड्यूटीज़ डाल दिया, तो इंपोर्ट विल बिकम कॉस्टलियर एंड एक्सपोर्ट विल बिकम चीपर। अब जिसकी वजह से इंपोर्ट रिड्यूस हो जाता है और प्लस हमने देखा इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन हो जाता है और एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ तो फॉरेन करेंसी आती है। इससे क्या है, जो हमारा बीओपी लेवल जो डेफिसिट है, जो नेगेटिव है, वो अनफेवरेबल है, वो धीरे धीरे करेक्ट होने लगता है। तो बीओपी पोजीशन को अगर हमें बैलेंस करना है, करेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है फोर्थ बेनिफिट, दैट इज़ प्रॉस, दैट इज़ टू करेक्ट बीओपी का पोजीशन। नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट द लेबर का एक्सप्लॉयटेशन। अब ये पॉइंट आप ध्यान से समझना बच्चों, कैसे लेबर की एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाता है। अब जनरली हम देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन डेवलप कंट्रीज़ का जो कॉस्ट ऑफ लेबर है उनके कंट्री में हाई रहता है, बराबर बच्चों। उनका जो एफिशिएंसी लेवल रहता है वो ज़्यादा रहता है, बेटर रहता है, तो उनका कॉस्ट भी हाई रहता है। लेकिन जनरली जब हम लो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम देखते हैं, यानी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में देखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लेबर क्या रहता है बच्चों? लो रहता है, बराबर। इसके लिए जनरली इस डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं विद द लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर, बराबर। लेकिन अगर फ्री ट्रेड, जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर फ्री ट्रेड होता था तो उसमें डेवलप कंट्रीज़ क्या करती हैं, अलाउ करती हैं द फ्री इम्पोर्ट ऑफ द लो लेबर कॉस्ट। वहाँ से जो इकोनॉमीज़ हैं वहाँ से वो लेबर को इस तरह से पसंद करती हैं, फ्री इंपोर्ट करती हैं फ्रॉम द लो लेबर कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी। अब इससे क्या होगा, जो उनका डोमेस्टिक लेबर होगा उनको प्रॉब्लम आएगा, यानी जो डोमेस्टिक लेबर है उनको उन्होंने अनएम्प्लॉय कर दिया, उनको जॉब से निकाल दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट पोजीशन क्रिएट हो गई इन डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि उन्होंने जहाँ से उनको सस्ता लेबर मिला वहाँ से कमोडिटीज़ को मंगा लिया क्योंकि कॉस्ट वहाँ कम थी। तो सम टाइम वहाँ पे लेबर को सर्वाइव करना, उनका लाइवलीहुड मैनेज करना सम टाइम बिकम अ चैलेंजिंग जॉब। तो इसके लिए इस प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी से एटलीस्ट जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोका जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जब प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है, जब इस प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को हम देखते हैं तो हमने क्या किया, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। तो नॉट ओनली वी आर फॉलोइंग, अदर कंट्रीज आर फॉलोइंग द सेम। तो इसके लिए बाय इम्पोजिंग द टैरिफ हो या कोटा हो, हर पॉलिसी मेकर जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, अपने डोमेस्टिक लेबर को भी, वो लेबर को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि उनके इकोनॉमी में इस फ्री फ्लो की वजह से उनकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी वजह से उनका लेबर जो हो वो हाईली एक्सप्लॉइट
नहीं हो, कि ऐसा नहीं हो फ्री ट्रेड था इसके लिए हमने जो सस्ती इकोनॉमीज थी वहाँ से गुड्स जो है हमने मंगा लिए, इंपोर्ट कर लिए, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी की वजह से हमने क्या कर दिया, या तो टैरिफ या कोटा फिक्स कर दिया होगा। तो पॉलिसी मेकर का मेन जॉब क्या था कि प्रोटेक्ट करना है हमारे डोमेस्टिक लेबर को भी, हमें यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हम भी चाहते हैं हमारा इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो बैलेंस रहे, स्टेबिलिटी रहे। इसके लिए प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी जो है वो हमारा प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट रहता है दैट इज एंटी डंपिंग। एंटी मीन्स टू कंट्रोल, डंपिंग, डंपिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, दैट इज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अब जब हम बच्चों डंपिंग की बात करते हैं तो डंपिंग एक हमने देखा था कि डंपिंग एक अनफेयर एक ट्रेड पॉलिसी या ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जहाँ पे जो हम जनरली देखते हैं कि प्रोडक्ट को यानी फॉरेन जो फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं एट लोअर प्राइस टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। अब ये डंपिंग जो है यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन लेके आता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लेके आता है, यानी जो फॉरेन फर्म्स हैं अलग अलग कंट्री से, जो वो बिजनेसमैन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो कोशिश करती हैं कि उनका प्रोडक्ट कम प्राइस में दूसरे के देश में बिके। अब इसकी वजह से जब फॉरेनर्स का प्रोडक्ट, फॉरेन फर्म्स का प्रोडक्ट हमारे देश में लो प्राइस में रहेगा तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उनके प्रोडक्ट को कोई परचेस नहीं करेगा। और यही चीज़ें होती हैं कि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस, यानी फिर से हम देखते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं दे आर बैडली अफेक्टेड, वो बैडली अफेक्टेड होते हैं। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं ये एक्सेस जो डंपिंग है उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। फॉर दैट सेक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इज़ द बेस्ट रेमेडी। वो बेस्ट रेमेडी होता है क्योंकि इससे हम इम्पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिससे क्या होगा, डिमांड डाइवर्ट होगी किस तरफ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो इसके लिए एंटी डंपिंग, डंपिंग को रोकना है तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड। व्हेन वी आर इम्पोजिंग, व्हेन वी लेवी द टैरिफ, तो हमने क्या कहा, इम्पोर्ट विल बिकम कॉस्टली। अब इम्पोर्ट कॉस्टली हो गया तो व्हाट द कंज्यूमर विल प्रेफर, दे विल प्रेफर द लो प्राइस गुड्स, देन दे विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम द फॉरेन गुड्स टू डोमेस्टिक गुड्स। तो इससे एंटी डंपिंग एक सॉल्यूशन निकल आता है और इससे हमारी इकोनॉमी में इम्पोर्ट रिड्यूस हो जाता है और डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी का फ़ायदा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट रहता है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये भी फ़ायदा है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या, डाइवर्सिफिकेशन यानी जब हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं बच्चों, तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मेन एम क्या था बच्चों, हम चाहते थे इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करें, बराबर, इम्पोर्ट को रिड्यूस करें। और जो हमने इम्पोर्ट को रिड्यूस किया, द सेम गुड्स वी विल प्रोड्यूस्ड इन आवर ओन कंट्री, यानी इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन। और जब हम वही चीज़ें अपनी इकोनॉमी में, यानी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करें, मतलब इट विल क्रिएट द डाइवर्सिफिकेशन। हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारी इकोनॉमी को एक डाइवर्सिफिकेशन का जोन मिलता है। वी प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, विच वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज प्रीवियसली। लेकिन आफ्टर दिस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, उसके बाद हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट करते हैं लेकिन वही चीज़ें हम अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हम जनरली देखते हैं इकोनॉमी में क्या दिखाई देता है, डाइवर्सिफिकेशन। और इससे एक फ़ायदा हुआ बच्चों, पहले हम वो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करते थे, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, वेदर इट इज़ ऑटोमोबाइल्स, हर एक हमने फील्ड में, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के, रिसोर्स के, एनर्जी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो जो चीज़ें हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, नाउ द सेम, इवन डिफेंस के इक्विपमेंट, जो चीज़ें हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, अभी उन्हीं को मैन्युफैक्चर करने में आवर कंट्री इज़ वेरी गुड, लीडिंग कंट्री, लीडिंग नेशन। तो ये सब क्या इफेक्ट है, डाइवर्सिफिकेशन। अब इससे एक फ़ायदा आपने ऑब्जर्व किया, हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया
हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया, बराबर। हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का तो हमें बैकअप मिला, सपोर्ट मिला, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, हमारी इकोनॉमी में इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट रही, आत्मनिर्भर भारत हम जिसे कहते हैं, तो वो हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, फाइनल दैट इज़ द बेनिफिट, जो हमें मालूम है व्हेन वी इम्पोज द टैरिफ, जब हम लेवी करते हैं कस्टम ड्यूटीज़ यानी टैरिफ को जब हम इम्पोज करते हैं तो बट नेचुरल गवर्नमेंट को भी एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो ऑल दीज आर द प्रॉज यानी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट इंडस्ट्री यानी न्यू इंडस्ट्री, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो करेक्ट होने लगता है, डेफिसिट से धीरे धीरे सरप्लस होने लगता है, हमारा जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, देन एंटी डंपिंग होने नहीं देते हैं यानी कंट्रोल कर देते हैं हम लोग डंपिंग को, एंटी डंपिंग यानी कंट्रोल द डंपिंग, देन डाइवर्सिफिकेशन, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं और इट विल ब्रिंग अ ह्यूज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर या प्रॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ओके बच्चों, नाउ अब इसका हमने पॉजिटिव साइड देखा। अब हर कॉइन हैज़ 2 साइड्स, जैसे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर हैं तो कुछ आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट भी हैं, जिसे हम कॉन्स ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कहते हैं। तो ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जो हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के कुछ एडवर्स इफेक्ट है। जिसे पहला फर्स्ट, क्योंकि जब हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू सम अनडिजर्विंग इंडस्ट्री, क्योंकि जब हम टैरिफ लेवी करते हैं, ड्यूटी लेवी करते हैं टू मेक इम्पोर्ट कॉस्टलियर, तो इसकी वजह से एनी हाउ वी विल ट्राई टू डिमांड द गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बट उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के जो गुड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी फॉरेन गुड्स की, यानी वो फॉरेन गुड्स को कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, बट देन टू दे गॉट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो इसके लिए कुछ इंडस्ट्रीज़ को इस तरह से जो है वो जो डिज़र्विंग नहीं है उनको भी जब प्रोटेक्शन मिल जाता है तो जनरली देखा जाता है कि अननेसेसरी द प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू सम इनएफिशिएंट और नॉट डिज़र्विंग इंडस्ट्रीज़। तो उसकी वजह से सम टाइम ये एक उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का, कि हमने इनएफिशिएंट जो नॉट डिज़र्विंग इंडस्ट्रीज तो द इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया, जबकि उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। फॉरेन गुड्स वो हमें अच्छी क्वालिटी के लो प्राइस में मिल रहे हैं, बट दे आर सप्लाइंग एट द हाई प्राइस। तो कभी कभी इस तरह का जब कंपैरिजन देखा जाता है तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि सम टाइम इट विल गिव द अनड्यू प्रोटेक्शन टू द अनडिज़र्विंग इंडस्ट्रीज। ओके बच्चों, देन सेकंड जो है, जो हमने अभी अभी कहा, डाइवर्सिफिकेशन। कभी कभी कुछ कंट्रीज़ के लिए डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, कभी कभी हर कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जो लो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए इट इज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि इंपोर्ट को हम रिस्ट्रिक्ट तो करें, लेकिन इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करना, वही गुड्स अपने इकोनॉमी में प्रोड्यूस करना, उसके लिए आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज बेटर होने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास स्ट्रांग होने चाहिए, तभी तो आप वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हो ना बच्चों। लेकिन अगर सपोज उन कंट्रीज़ के पास नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, या सपोज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं, देन इन दैट केस फॉर दोज लेस डेवलप्ड कंट्रीज इट बिकम डिफ़िकल्ट कि दे विल नॉट ब्रिंग द डाइवर्सिफिकेशन इन दैट प्रोडक्ट। तो इसके लिए एनी हाउ दे हैव टू इम्पोर्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। थर्ड है इंक्रीज द प्राइसेस, यानी आपका जो ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है ये आपके प्राइसेस को रेज कर देता है। क्यों? अब जब आप टैरिफ इम्पोज करोगे तो हमने क्या देखा, इंपोर्ट क्या हो गया, कॉस्टलियर हो गया बच्चों,
इंपोर्ट कॉस्टली हो गया और जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो गया। चलो ये तो वन एस्पेक्ट था। अब इंपोर्ट जब कॉस्टली हो जाता है तो हमारे डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं दे विल शिफ्ट द डिमांड टू द डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी दे विल डिमांड द आवर ओन कंट्रीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज। उन्हें डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो जनरली उनको जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है अब उनको लगता है उनके गुड्स की डिमांड बढ़ रही है तो दे विल आल्सो रेज द प्राइस, वो भी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो होती है इन दैट केस वी फाइंड देयर इज राइज इन द प्राइस, यानी हमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिखाई देता है। एक तो टैरिफ आ गया, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है। अब जब इम्पोर्टेड चीज़ें, फॉरेन चीज़ें जो है वो हायर प्राइस पे अवेलेबल हैं तो डोमेस्टिक बिजनेसमैन को क्या लगता है कि हम भी अपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं, फिर दे आल्सो रेज द प्राइस, और यही इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। यानी यहाँ पे डोमेस्टिक जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं दे विल रेज द प्राइस, तो हम लोगों को एज अ कंज्यूमर वी हैव टू पे द हायर प्राइसेस। तो ये इंक्रीज इन द प्राइसेस जो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, यानी कॉन्स ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। जबकि हमने फ्री ट्रेड में देखा था प्राइसेस कम हो जाती हैं, प्राइसेस रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि जब फॉरेनर्स अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स, डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, वैरायटी के प्रोडक्ट्स हमारे देश में ला रहे हैं और वो भी एट ए लो प्राइस, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो भी उनकी कंपटीशन में अपनी प्राइस कम कर रहे थे। लेकिन अभी पता है उनको import is restricted, so anyhow we will rely on them only, हमें अपनी ही चीज़ें परचेज करनी है तो they also try to raise the price, तो increase in price। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इन एक्सपोर्ट सेक्टर। हमें वहाँ पे एक्सपोर्ट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में हमें दिखाई देता है। अब ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है लेकिन कहाँ, एक्सपोर्ट सेक्टर में। एक्सपोर्ट सेक्टर में अभी हमने क्या देखा बच्चों, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अब इस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ने क्या किया, इंपोर्ट को रिड्यूस किया, बराबर, और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, राइट। लेकिन ये जो हम लोगों ने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी फॉलो किया ये सिर्फ हम नहीं फॉलो कर देते हैं, हम नहीं फॉलो करते हैं, ये सिर्फ हमारे देखा देखी जब हम लोग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करेंगे तो सेम अदर कंट्रीज़ भी फॉलो करेंगे, राइट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इंपोर्ट को बाय हम पुटिंग द टैरिफ का प्रेशर या कोटाज हमने फिक्स कर दिया। इसके लिए जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड जो हमने देखा वो बढ़ गई, बराबर, वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, यही सेम ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो दूसरी कंट्रीज़ भी जो है वो फॉलो करने लगती हैं। उनको लगता है हमें भी सेम फॉलो करना चाहिए। अब जब इंपोर्ट रिड्यूस हो जाता है, जब इंपोर्ट रिड्यूस हो गया तो वो लोग क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो जाता है। एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस होता है, क्योंकि हमने क्या देखा, प्राइसेस राइज हो जाती। अब हमने क्या किया था, इंपोर्ट को जब रिड्यूस किया, हमने इंपोर्ट को रिड्यूस किया, सेम इंपोर्ट के गुड्स को सब्सटीट्यूशन किया बच्चों, राइट, हमने देखा। अब इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन हुआ। अब हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को पता है फॉरेन का इंपोर्ट जो है वो नहीं होगा, यानी रिड्यूस होगा, क्योंकि कोटा फिक्स हो गई। इसके लिए जनरली दे आल्सो रेज द प्राइस। उन्हें मालूम है इंपोर्टेड गुड्स का भी प्राइस जो है आफ्टर टैरिफ इट इज़ इंक्रीज, तो दे आल्सो इंक्रीज द प्राइस। अब यहाँ पे जब इंपोर्ट कम हो जाता है तो हमारी जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी वो भी कॉस्टली होने लगती है। एक तो ये अफेक्ट आता है, वो भी कॉस्टली हो जाती है। इसके लिए एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो जाता है। तो उसके लिए एक्सपोर्टिंग जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट के गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी में नहीं, हर कंट्री में दिखाई देता है, क्योंकि दूसरे देश भी इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट रिड्यूस हो जाता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल अफेक्ट ऑन अवर एक्सपोर्ट आल्सो। तो बस एक्सपोर्ट में इफेक्ट आया तो एक्सपोर्ट सेक्टर्स में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी इकोनॉमिक्स का एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि इंपोर्ट तो हमने रिड्यूस किया, अब इसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ने प्राइस बढ़ा दिया और उस प्राइस बढ़ने से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी कॉस्टली होने लगा। अब वो कॉस्टली होने लगा तो उतनी डिमांड तो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं रहेगी, फिर डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और इसके लिए एक्सपोर्ट सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट होने लगेगी। तो ये भी एक नेगेटिव एडवर्स यानी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी।
नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म गेन्स ओनली, यानी हमारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, ये हमारी इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म गेन लेके आता है। यानी हमने अपने इंपोर्ट को रिड्यूस किया, बराबर, हमने टैरिफ को इम्पोज कर दिया और अपने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया। जब इस तरह से एक कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करती है टू रिड्यूस द इंपोर्ट, अब सिमिलरली दूसरी कंट्री है वो भी इस तरह की प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो कर रही है। जब ऐसे हर कंट्री में होता है तो ये थोड़े समय के लिए एक गेन देता है कि हमने बीओपी देखा, वो करेक्ट हो गया, ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। लेकिन जनरली एक चीज़ हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की है, और वो क्या, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनका ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहता है, अब उनका कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतना हाई रहता है, तो कभी कभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दिस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी उन्होंने इतना हैवी एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस को सेटअप करने में लगा दिया है कि दे आर आफ्टर सम टाइम दे आर लेस अफेक्टेड बाय दिस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। फिर वो अफेक्टेड नहीं होते हैं बाय राइज इन द टैरिफ का, जो उनका टैरिफ बढ़ जाता है, दैन टू दे विल ट्राई टू सप्लाई देयर गुड्स एंड डंप देयर गुड्स इन द अदर कंट्रीज। तो सम टाइम वी विल ऑब्जर्व इट कि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी तो है, लेकिन इट विल ब्रिंग द शॉर्ट टर्म गेन्स ओनली, शॉर्ट टर्म गेन लेके आता है। क्यों? क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने इंकर किया है हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी कॉस्ट, तो उनको तो बिजनेस करना ही है, उन्हें टर्नओवर, उन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो दे आर लेस अफेक्टेड बाय दिस पॉलिसी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है लिमिटेड चॉइस फॉर कंज्यूमर। अब ये भी एक हम देखते हैं जनरली इस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का एक आर्ग्यूमेंट जो है वो करेक्ट है। यानी हमको थोड़ा, यानी एज अ कस्टमर जब हम देखते हैं, जब फ्री ट्रेड था तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल थे मार्केट में, यानी मल्टीपल चॉइसेस थी, हमें जो पसंद आएगा एज पर आवर ओन टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस, हैबिट वी विल परचेज इट। लेकिन यहाँ पे फॉरेन की जो बिजनेसमैन हैं उनको इम्पोर्ट करने से रोका गया, उनके डंपिंग करने से रोका गया। जब ऐसा है तो हमको एज अ कंज्यूमर वाइड रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं मिलता है, लिमिटेड चॉइस ही मिल पाती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, यानी कॉन्स है ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि कस्टमर को वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल पाता है, चॉइस जो है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड। नेक्स्ट है मे लीड टू वॉरफेयर बिटवीन द नेशन। अब वॉरफेयर क्यों भाई? क्योंकि जब हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो हमने क्या किया बच्चों, इंपोर्ट को रिड्यूस किया, इंपोर्ट की हुई चीज़ों को हमने अपने देश में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, यानी इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब जैसे ऐसे हर कंट्री जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, यानी वी आर लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स, इसकी वजह से हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो इससे क्या हो जाता है, ट्रेड वॉर। क्या हो जाता है बच्चों, ट्रेड वॉर। इट विल रिजल्ट इन ट्रेड वॉर, और सम टाइम ये ट्रेड वॉर जो है वो वॉरफेयर सिचुएशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था फ्री ट्रेड में, जब फ्री ट्रेड में देयर इज़ अ फ्री ट्रेड, यानी एब्सेंस ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस कम थे, टैरिफ का प्रेशर नहीं, कोटा का प्रेशर नहीं। जब ऐसा रहता है तो उनके बीच में एक बहुत ही हेल्दी कोऑपरेशन था, एक बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, यानी आपस में जो सोशल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, और इसकी वजह से हमेशा एक सेफ और सिक्योर्ड हमें दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वॉर होने के चांसेस नहीं रहते हैं। यानी पॉलिटिकल पीस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी हमें दिखाई देती है फ्री ट्रेड में। लेकिन जब हम प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं तो प्रोटेक्शनिज्म में अब हर कंट्री अपने इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती है, यानी दे विल ट्राई टू डिपेंड लेस ऑन द अदर कंट्री, ताकि सपोज़ कभी वॉर हो, क्योंकि हर कंट्री ऐसा सोचता है अगर रिसेशन हुआ, अगर वॉर हुआ तो एटलीस्ट हम अपने पैरों पे तो खड़े हो जाए, हमको दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, सम टाइम वी विल स्टार्ट आवर ट्रेड वॉर, और ट्रेड वॉर कभी कभी वॉर जैसी सिचुएशन को भी जनरेट कर देती है। तो इस तरह से ये है 7 कॉन्स ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी।
दैट इज प्रोटेक्शन इज जनरली गिवन टू सम इनएफिशिएंट और अनडिजर्विंग इंडस्ट्रीज़ को, जो नहीं होना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन हर कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि हर कंट्री के जो ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने स्ट्रॉन्ग अवेलेबल नहीं होते हैं, या प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि टैरिफ आपने इम्पोज कर दिया, तो लेविंग द टैरिफ उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब जब फॉरेन की गुड्स कॉस्टली, तो डोमेस्टिक बिजनेसमैन भी हमेशा दिखाएगा कि अब जब फॉरेन की चीज़ें महंगी हैं तो आई विल आल्सो सप्लाई द गुड्स एट द हायर प्राइस, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर में, क्योंकि जब हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, इम्पोर्ट को कम कर देते हैं। अब इम्पोर्ट को कम कर दिया, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हमने डाल दिया, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ डाल दिया, तो उसकी वजह से हम देखते हैं डोमेस्टिक बिजनेसमैन जो है वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट कॉस्टली, तो एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम। अब वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कम हो गया तो एक्सपोर्ट सेक्टर में भी लेबर क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम चालू हो जाता है। देन ये जो हमें गेन दिखाई दे रहा है कि हम इंपोर्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, क्योंकि हर कंट्री अगर इस तरह के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करती है बच्चों, तो हर कंट्री का ये गेन फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम पीरियड दिखाई देता है, क्योंकि हर कंट्री में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सपांड देयर बिजनेस बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक बाउंड्रीज। उनका हैवी कॉस्ट इंकर किया रहता है, तो सम टाइम दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द टैरिफ। वो अपने गुड्स को एनी हाउ दे विल मैनेज टू सेल इन द फॉरेन कंट्री। देन लिमिटेड चॉइस फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है तो कंज्यूमर को लिमिटेड चॉइस मिलती है। एंड फाइनली, क्योंकि हमारे पास फ्री ट्रेड नहीं है, हम रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो सम टाइम इट मे क्रिएट द कंडीशन ऑफ ट्रेड वॉर या वॉर लाइक कंडीशंस इन द इकोनॉमी। ओके बच्चों, तो सपोज अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, एक्सप्लेन द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, या एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, अगर ऐसे भी पूछा गया तो ऐसा आपको इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको दिया है, पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद मीनिंग की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन का कॉम्पिटिशन, और उसके बाद एनी 5 to 6 उसके एडवांटेजेस और एनी 5 to 6 उसके जो है वो कॉन्स लिखना है, यानी मेरिट्स भी 5 to 6 और डीमेरिट भी 5 to 6। ओके बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 5 6 आपने पॉइंट लिखा, इनफ फ्रॉम योर साइड। Okay बच्चों, now if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.